तो कंसेप्ट देखते हैं कि है क्या, उसके बाद में इसके सवाल देखना कि कैसे बनेंगे। अपने पास में ये कोई ए वेक्टर है और ये कोई बी वेक्टर है, और प्रश्न ये है कि इस ए वेक्टर के ऊपर अगर मैं यहाँ पे एक लाइट रख दूँ, ठीक है, अच्छा लाइट है यहाँ पे, तो इस ए वेक्टर की परछाई कहाँ पड़ेगी, बी के ऊपर। वेक्टर को वेक्टर क्यों मानते हैं, डंडे माना करो ना। अपने पास में ये ए वेक्टर, ये कोई बी वेक्टर है, अगर लाइट रख दी गई तो इस बोतल की परछाई कहाँ पड़ेगी, बी पर। तो इसकी इस पर परछाई बनना कहलाता, प्रोजेक्टर कहलाता है, प्रोजेक्शन। मैं वो पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन, वो क्या चीज थी, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल। जब हम किसी पत्थर को फेंकते हैं तो उसकी ट्राजेक्टरी बनती है, मतलब एक रास्ता बनता है कि पत्थर यूं जाएगा। क्या कोई नहीं, तुम यहीं पे आ जाओ, उसका इससे तो कोई लिंक ही नहीं है, हर प्रोजेक्शन नहीं होता। इस बात को स्पेशली ध्यान रखें, काम की चीज। अगर हमने यहाँ पे लाइट रखी तो सीधी सीधी बात है कि ये जो ए नाम का वेक्टर है, इसकी परछाई कहीं ना कहीं कहाँ तक पड़ेगी, बी के ऊपर इसकी परछाई पड़ेगी। तो ए की बी पे परछाई पड़ना ही कहलाता है प्रोजेक्शन ऑफ ए। ए की परछाई बी के ऊपर आ जाएगी डायरेक्ट। इस फिनोमेना को बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए किसके ऊपर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर किसके ऊपर, ऑन बी वेक्टर। ये है वो चीज, ए की परछाई बी पे पड़ना। अब ए की परछाई बी पे कैसे निकाली जाएगी, मतलब कितनी परछाई पड़ेगी। जैसे कि कुल ए की लंबाई है मान लो 6 मीटर, बी की लंबाई है कुछ भी, तो क्या जब परछाई पड़ेगी तो 6 मीटर पूरी आ जाएगी इसके ऊपर, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो पहले तो इस बात का मतलब समझे, प्रोजेक्शन का मतलब क्या कि ए की परछाई बी पर कितनी पड़ेगी। इस डायग्राम को बनाओ, फिर मैं तुम्हें सब सिखा दूँ। देख लो, मतलब ए की बी पर कितनी परछाई पड़ने वाली है, उसको हम लोग कहते हैं प्रोजेक्शन। ए वाला बी पर कितना आके गिरेगा, कितना गिरेगा आके, दैट इज प्रोजेक्शन। बनाओ, ध्यान से बनाओ। और अगर किसी होशियार ने नीचे लाइट लगा दी तो क्या होगा, अगर वो नीचे लाइट लगा देगा तो किसकी परछाई किससे पड़ेगी, बी की परछाई ए पर पड़ेगी। तो अगर लाइट नीचे लगा दी तो बी की परछाई ए पर पड़ेगी। दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ किसकी, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। इस तरह से मतलब लाइट परछाई किसकी, इस पे पड़ रही है। बस वो बहुत सिंपल चीज़ है, थोड़ा दिमाग से सोच लो। जैसे कि अपन लोगों की परछाई, कमरे में कितनी लाइटें हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मेरी 6 परछाई बन रही है फिलहाल। क्रिकेट में नहीं देखा तुमने, उस प्लेयर की 5-6 परछाइयाँ होती हैं, अलग अलग जगह पे हैलोजन लगे होते हैं, तो हर डायरेक्शन से बनती है। कहाँ पे बनती है, जमीन पर। उसकी जो प्रोजेक्शन है वो कहाँ बनती है, ग्राउंड के ऊपर। आदमी की परछाई जमीन के ऊपर बनती है। वैसे तुम में से किसी की परछाई देखो, हाँ दीवार की परछाई बन जाएगी, तुम चाहो तो यहाँ बना सकते हो, जमीन बन गई परछाई, तुम कहीं बना सकते हैं ना। दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ हैंड ऑन द बॉल। तो बस ये चीज है प्रोजेक्शन, यानी कि परछाई का पड़ना, ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रभाव गिरना, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। ध्यान से बात समझना सभी लोग हैं। इसमें सवाल है, ये बस इतनी सी खाली नहीं है, बढ़िया कंसेप्ट है, बहुत आसान कंसेप्ट है, हमने ज़्यादा टाइम ले दिया इसको बताने में। अब इसको ना मैथमेटिकल भाषा में समझो। पहली बात तो ये कि हाँ बेसिक डायग्राम देख के समझ में आता कुछ कुछ। अब मैथमेटिकल भाषा, प्रोजेक्शन का मतलब क्या है कि ए वेक्टर किसके ऊपर आ गया, मतलब ए नाम का वेक्टर किसकी दिशा में आके गिर गया, ए वेक्टर किसकी डायरेक्शन में आके गिर गया, बी, मतलब ए बी के साथ झुक के चलने लगा। मैथमेटिकल भाषा में मतलब देखो, मोटी मोटी भाषा तो ये कि प्रोजेक्शन का मतलब है कि ए की परछाई किस पे पड़ी है, बी के ऊपर। ये मोटी मोटी भाषा है। और मैथमेटिकल भाषा क्या कहती है कि जो ए वेक्टर है वो अपनी दिशा को किसकी दिशा में ले आया, बी में, और बी के ऊपर आ चुका है। ए बी के ऊपर गिर चुका है, यानी ए की डायरेक्शन अब क्या बन चुकी है, बी की डायरेक्शन। ए वेक्टर बी वेक्टर की डायरेक्शन में आ चुका है। इसको कहते हैं प्रोजेक्शन।
ए वेक्टर बी वेक्टर की डायरेक्शन में आगे गिर गया, ए वेक्टर बी के साथ चलने लगा, तो उसको मैथमेटिकली क्या कहते हैं वो सुनो। अब प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर का क्या मतलब है कि, हिंदी में लिखता हूँ है ना, अभी लिखा था उसको हिंदी में लिख रहा हूँ कि ए बी वेक्टर की डायरेक्शन में आ गया, दिशा में आ गया, डायरेक्शन में आया, ए वेक्टर बी वेक्टर की डायरेक्शन में आ गया, उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ए वेक्टर बी की डायरेक्शन में आके गिर गया, इस चीज को भी लिख दे ध्यान से, ए अगर बी के साथ चलेगा दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ए बी के साथ चलने लगा, ए बी की डायरेक्शन में आ गया। अब बात है कि कितना आया, ये जो परछाई है, ये जो परछाई है लाल रंग वाली, लाल रंग परछाई, दिस इज कॉल्ड पी, पी फॉर परछाई, पी फॉर प्रोजेक्शन, पी से परछाई, ये पी यानी कि परछाई। इस पे आगे गिरा, जितना गिरा उसे क्या कहते हैं पी, पी यानी परछाई यानी प्रोजेक्शन, ए बी के डायरेक्शन में आ गया। अब ये सारी कहानी में एक बार में सेट कर देता हूँ उसको, बढ़िया। तीसरा पॉइंट, द फिनिशिंग पॉइंट, इस पूरे खेल का फिनिशिंग पॉइंट। हमारे पास में ये कोई ए वेक्टर है, ये कोई बी वेक्टर है, ये कोई बी वेक्टर है, और ए वेक्टर की परछाई गिरी बी पे आके, तो ए की जो परछाई बी पर गिरी, इस परछाई को हम लोग क्या कहते हैं पी, ये परछाई पी कहलाती है। ये परछाई कैसे निकालेंगे, किसी वेक्टर की परछाई कैसे निकाली जाती है? परछाई निकालना काफी आसान है। अगर तुम्हें पी निकालना है तो तुम्हें ए वेक्टर को किस में गिराना है, बी की डायरेक्शन में। सोचें भाई, मैं कोई नहीं बोल गया, समझ। हाँ भाई, क्या हुआ? अच्छा नया आया। ये समझे, ए की परछाई बी पर गिरती है, इस बात का क्या मतलब है? ए की परछाई बी पर कैसे निकालोगे? इस बात का मतलब ये कि ए भाई साहब किसकी डायरेक्शन में आगे चलने लगे, बी की डायरेक्शन में आगे चलने लगे। तो किसी वेक्टर की प्रोजेक्शन निकालने का तरीका, ए को बी में गिराएंगे, यानी ए गिरेगा बी की डायरेक्शन के साथ में। दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन, यानी ए की परछाई, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर किसके ऊपर, ऑन बी वेक्टर। भाई अगर तुम इस बात को वापस सोचो, हमारे पास में ये लाइट है, लाइट के होने से ए की परछाई कहाँ की गिरेगी, बी पर, यानी ए वेक्टर किसकी डायरेक्शन में आ जाएगा, बी की डायरेक्शन में। तो इस परछाई को कैसे निकालोगे? सब ए को बी की डायरेक्शन के साथ मिला दो। सवाल बेस्ट तरीका है किसी चीज को समझाने का, ध्यान रखना, ठीक है? तो वही देखो, क्योंकि ये सारी चीजें बकवास हो जाती है जब तक तुम ये नहीं लिखोगे। क्वेश्चन नंबर बताएंगे मुझे आज 37-37। देखें ध्यान से बात समझो, मुझे करने दो पहला सवाल आराम से। हमारे पास में कोई ए वेक्टर है, उसका नाम है 2i कैप प्लस के 3j कैप माइनस के k कैप, और अपने पास में ये कोई बी वेक्टर है, उसका नाम है 3i कैप माइनस के 2j कैप प्लस के 3k कैप। अब मेरा तुमसे क्या प्रश्न है, वो प्रश्न सुनो, उसको देखो जब मैं कर रहा हूँ, और उसका अगला तुम आराम से करना, ठीक है? ध्यान से बात समझो। मैं पूछ रहा हूँ कि फाइंड द परछाई ऑफ ए वेक्टर ऑन
बी वेक्टर, मतलब ए बी पर गिरेगा कितना, ये पूछा। अभी कैसे निकलता है साहब, अगर ए को बी पे गिराना है, परछाई निकालनी है, तो ए वेक्टर लेंगे और जिस पे गिराना है, जिस पर गिराना है उसकी क्या लेनी है तुम्हें, डायरेक्शन। ऑन बी यानी कि बी की डायरेक्शन लेनी है। अगर बी पे गिराएंगे तो बी की डायरेक्शन लेंगे। अब तुम सभी लोग बताओ मुझे, ए वेक्टर की वैल्यू बोलो, 2i कैप प्लस के 3j कैप माइनस के k कैप, और इस पे गिराना है, मुझे बी पे गिराना है, तो बी की डायरेक्शन बोलेंगे 3i कैप माइनस के 2j कैप प्लस के 3k कैप। और डायरेक्शन निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका, किसका डिवाइड लगना है, मॉड का। अगर मॉड का डिवाइड लग गया डायरेक्शन बन जाएगी। 3 का स्क्वायर 9 और 9 18 और 4 22, मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यानी कि 22। तो मैंने इसमें रूट वाइज का डिवाइड दे दिया। अब बताओ ये कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर। किस पे गिरा रहे हैं, बी पे, तो बी पे गिराएंगे तो बी की क्या लेंगे, डायरेक्शन। अब जस्ट मल्टीप्लाई करो, आंसर निकल गया। आई का आई से, जे का जे से, के का के से। 3 दूनी 6, वापस से 3 दूनी 6 और 1 इंटू 3 माइनस के 3 अपॉन में कितना, माइनस के 6 आएगा ना, कटेगा वो 6 अपॉन में कितना 22। तो पोजीशन क्या निकल के आएगी, माइनस के 3 अपॉन में रूट 22। ये इसकी पोजीशन आती है। किसी किस पे आएगी, ये की बी के ऊपर निकली है। निकालेंगे कैसे, अगर ए की बी के ऊपर परछाई निकालनी है तो ए का बी की डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करना है। अगर बी की ए पर निकालनी है तो बी का ए के डायरेक्शन से करना है। जिसके ऊपर तुम गिरा रहे हो डायरेक्शन उसकी लेनी है बस, बाकी तो पूरा वेक्टर खुद ब खुद आ जाएगा। जिसके ऊपर गिराया जा रहा है उसकी डायरेक्शन उठानी है, और कुछ खास नहीं। मैं तो 2-3 सवाल जब तक नहीं कराऊंगा ना तब तक मन भरेगा नहीं। ध्यान से देखें क्वेश्चन 38, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ डी वेक्टर ऑन सी वेक्टर। जरा बताओ डायरेक्शन किसकी लेनी है, सी की। किस पे किसको गिराया जा रहा है, डी को सी के ऊपर गिराया जा रहा है। अब मैं चाहे कुछ भी लिख दूँ, तुम हिसाब किताब सही रखना अपना। अपने पास में सी वेक्टर ये है 2i कैप प्लस के जे कैप प्लस के के कैप, और डी वेक्टर ये है 2i कैप माइनस के डी जे कैप प्लस के 2k कैप। बताओ कौन किस पे गिरा है, डी को सी पे गिराना है। ऐसा नहीं कि डायग्राम ये देखा तो ऊपर से नीचे आने की कसम है, कुछ नहीं है। डी को सी पे गिराने का मतलब तुम्हें सी की डायरेक्शन लेनी है। निकालो प्रोजेक्शन, डायरेक्शन सी की लेनी है। अगर सी पे गिराएंगे तो 2-4-6 सवाल तक सेट हो जाओगे, चिंता नहीं। इसको लिखेंगे कैसे बताना, डी वेक्टर मल्टीप्लाई में सी कैप, डी को सी के ऊपर डाला गया। आंसर संख्या में आएगा, टोटल संख्या निकल के आएगी, कोई आई जे के नहीं बनेगा। क्या बना बता दो। हमें पहले डी वेक्टर बताओगे। डी वेक्टर अपने पास में 2i कैप माइनस के 3j कैप प्लस के 2k कैप, और सी का कैप बताना, सी की डायरेक्शन बतानी है। सी की डायरेक्शन 2i कैप प्लस के जे कैप प्लस के k कैप अपॉन में कितना रूट 6। सही है। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 2 से 4 माइनस के 3 प्लस के 2, आंसर कितना 3 अपॉन में रूट 6। डिस्लेस कर लो इसको, रूट 6 अपॉन में रूट 6 यानी कि रूट 6 अपॉन में 2 आंसर। अगला करना, मैं इससे थोड़ा अच्छा ही दूंगा। अच्छा एक बार दोबारा करना, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ सी वेक्टर ऑन डी वेक्टर। डायरेक्शन किसकी लेनी है, डी की।
वेक्टर कौन सा लेना, सी मल्टीप्लाई, मतलब जिस पे उसको डालेंगे, जिसके ऊपर परछाई पड़ेगी उसकी दिशा लेनी है। क्वेश्चन कैसे निकलेगा, सी वेक्टर तो किसकी डायरेक्शन में, डी की डायरेक्शन में, तो सी वेक्टर तो अपने पास में है 2i कैप प्लस के जे कैप प्लस के कैप, और डी की डायरेक्शन अगर निकालेंगे तो 2i कैप माइनस के 3j कैप प्लस के 2k कैप, और अपॉन में कितना लगेगा, रूट में 70 है, तो आंसर ऊपर शायद सेम ही रहेगा 3 अपॉन में, सही है। अगला देखना ध्यान से, इन सबसे ठीक सवाल, अगला अच्छा ही होगा, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए प्लस बी वेक्टर ऑन ए माइनस बी वेक्टर। हाँ भाई, ताकि किसकी लेनी है, ए माइनस बी के वेक्टर कौन सा लेना है, ए प्लस बी, जिसमें ए और बी की वैल्यू बताई जाती है तुम्हें। ए की वैल्यू है 2i कैप प्लस के 3j कैप माइनस के 3k कैप, और बी वेक्टर की वैल्यू है 4i कैप प्लस के 2j कैप प्लस के 1k कैप। चलो निकालो प्रोजेक्शन ऑफ ए प्लस बी ऑन ए माइनस बी, तो ए प्लस बी निकलेगा, ए माइनस बी निकलेगा, बाकी तुम कर लेना, बस एक चीज भर लेना, पी निकालने के लिए ए प्लस बी नाम का तो वेक्टर लेंगे, और डायरेक्शन किसकी लेंगे, ए माइनस बी की। ए माइनस बी, ए माइनस बी की डायरेक्शन निकालो, और ए प्लस बी सीधे सीधे सूखा सूखा ले लो, पूरा मल्टीप्लाई लगाओ, वहां से संख्या में आएगा संपूर्ण रूप से। ये ए प्लस बी और ए माइनस बी चेक कर, ठीक है। बात बताओ, अगर ए बी का भाई है तो बी ए का भाई होगा क्या? हाँ 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 नाम जवाब दे दो बस। ए बी का भाई है तो बी ए का भाई होगा क्या? देखो खुशी यहाँ कर रही है, मतलब ऋषभ खुशी का भाई है तो खुशी भी ऋषभ का भाई होगा नहीं होगा ना, उल्टा हमें सही नहीं होता। जैसे ए बी का पति है तो बी भी ए का पति होगा, नहीं होगा ना। हाँ भाई पहली बात ये सबका सही है, ए प्लस बी ठीक है,
ए माइनस बी, ठीक है। अब तुम सीधे सीधे ए प्लस बी रखो पहले यहाँ पे, 6 आई कैप प्लस के 5 ए कैप माइनस के 2 के कैप, और ए माइनस बी रखो, ए माइनस बी का कैप रखो, माइनस के 2 आई कैप प्लस के जे कैप और माइनस के 4 के कैप। इनका मॉड कितना आया अंडर रूट में? 21 निकला। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12, 5 एकम 5 और 4 दूनी 8 अपॉन में रूट में 21, तेरे में से गए तो 1/में रूट 21, ठीक है। अगला ध्यान से एक छोटे सवाल का जवाब देंगे दोबारा से। मेरे पास में ये रखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 40, ठीक। सर पुराना है इसीलिए वापस लाकर दोबारा ले जाऊंगा तुम्हें दुनिया में। फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर, इन दोनों वेक्टरों के बीच में एंगल निकालेंगे। ए वेक्टर इक्वल टू में 2 आई कैप माइनस के 3 जे कैप प्लस के 4 के कैप, एंड बी वेक्टर इक्वल टू में 3 आई कैप प्लस के 2 के कैप, प्लस के 6 जे कैप, इनके बीच का एंगल निकालो। कितना बैठा एंगल? 90, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई 0 बन रहा है ना। सुनना, हमने सबसे पहले काम करना है, ई डॉट बी इक्वल्स टू में मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ई डॉट बी का तो 3 दूनी 6, 6 3 18, 4 3 12। अब ए का मॉड और बी का मॉड मैं क्यों ही निकालूंगा, सीधी सीधी बात ये मुझे पता है कि 6 और 12 18 में से 18 गए तो 0 अपॉन में मॉड ए मॉड बी इक्वल टू में कॉस थीटा, यानी कि 0 इक्वल टू में कॉस थीटा। और कॉस 0 कब देता है? 90 पर। दोबारा से बात का जवाब देंगे, वापस सुनो। अगर देखिए बहुत अच्छा केस है, कुछ सवाल नहीं है, ठीक है, ध्यान से बात सुनो। अगर ए वेक्टर की वैल्यू 0 हो जाए या फिर बी वेक्टर की 0 हो जाए, दोनों की नहीं, अगर ए या बी में से कोई एक 0 हो गया तो उनका मल्टीप्लाई क्या आएगा बताओ? 0। अगर ए और बी में से कोई भी एक 0 हो जाए तो उनका मल्टीप्लाई पक्का 0 आना है। चाहे दोनों 0 हो जाए, चाहे कोई एक भी 0 हो जाए तो मल्टीप्लाई 0 ही आएगा। लेकिन क्या ये बात अब भी सही है? अगर दो वेक्टरों का मल्टीप्लाई 0 आता है तो तुम बताओ क्या ए और बी 0 होंगे? हाँ और ना? क्यों? ये बात तो फिक्स है, अगर ए और बी में कोई से एक 0 हो गया, दोनों 0 हो गए तो आंसर मल्टीप्लाई 0 आएगा, ठीक। लेकिन अगर मल्टीप्लाई 0 है तो तब भी ए और बी 0 रहे होंगे क्या? नहीं। क्यों? हो सकता है ए तो बहुत खुशी से कूद के आया हो कि साहब मेरी वैल्यू 10 है, बी भी आया हो कि मेरी वैल्यू 5 है, पर उनके बीच का एंगल कितना हो गया हो? अबे और उनकी खुशियां खत्म हो गई हो। तो खुद सोचो, अपने पास में ये कोई ए वेक्टर है, ए वेक्टर है, इसकी लंबाई है 10 मीटर, ये कोई बी वेक्टर है, इसकी लंबाई कितनी है? 5 मीटर। और अगर तुमसे कहता हूँ कि तुम्हें इसका मल्टीप्लाई करना है तो अगर हम ए डॉट बी करेंगे तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होगा। ए डॉट बी करने के लिए हम गए, ए उसी से 10 आएगा, बी भी आएगा, इसका कितना 5 और कॉस आ जाएगा, लेकिन 90, और कॉस 90 आती मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 0। बात फिर सोचो, सोचने की कहानी, सवाल नहीं है, सोचने वाली बात है। अगर ए और बी में से कोई एक 0 बन गया तो मल्टीप्लाई 0 होगा निश्चित।
लेकिन अगर मल्टीप्लाई 0 आ रहा है, इस बात का मतलब ये नहीं है कि ए और बी ने बगावत की है। हो सकता है ए ने बगावत करी हो सकता है ए 0 हो गया, हो सकता है बी 0 हो गया, हो सकता है दोनों 0 ना हो, दोनों बहुत बढ़िया आ रहे थे 100-200, खूब इच्छा थी उनकी 20,000 आंसर देने की, लेकिन ए और बी की वैल्यू होने के बावजूद भी अगर आंसर 0 आ गया तो पक्की बात है एंगल क्या रहा होगा 90। मतलब इस बात को उल्टा ध्यान रखेंगे कि अगर ए और बी 0 है तो क्या ए बी की वैल्यू 0 होगी? जी हाँ। क्या अगर ए बी की वैल्यू 0 हो तो ए और बी भी 0 होंगे? हो भी सकता है। वक्त ये भी हो सकता है कि वो तो काफी ठीक आए लेकिन थीटा कितना हो गया 90, इसीलिए आंसर 0 बन गया। जस्ट एक केस है, इस केस को लिख लें कि वाइस वर्सा, उल्टा ट्रू नहीं होगा, हमेशा ट्रू नहीं होगा कि अगर दोनों के 0 होने पर मल्टीप्लाई 0 बनता है तो मल्टीप्लाई 0 पे दोनों 0 होंगे, नहीं जरूरी नहीं है। हो सकता है एंगल 90 हो गया और तो 0 बन गया आंसर, दोनों तो साफ शुद्ध सीधे आए थे निकल के। ये बात बस तुम्हें ध्यान रखनी है और कुछ खास नहीं। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 41, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ a minus k 2b वेक्टर ऑन c प्लस के 3d वेक्टर। अब इससे ऊपर नहीं दूंगा मैं, तुम्हें कुछ आगे लेके जाऊंगा, ध्यान रखना। 2i कैप प्लस के 3j कैप माइनस के 4k कैप b वेक्टर i कैप j कैप k कैप c वेक्टर 2i कैप प्लस के 3j कैप माइनस के 2k कैप और d वेक्टर 3i कैप प्लस के 2j माइनस के 3k। निकाल लेंगे आंसर, आराम से निकाल लेंगे। a प्लस 2b की प्रोजेक्शन c माइनस d पे निकालने का था, डायरेक्शन किसकी लेंगे वो तुम्हें दिख रहा है। सॉल्व पहले a प्लस 2b निकालो, फिर c का 3d निकालो, पूरा सॉल्व करके तब आंसर तक पहुंचो।
आ गया आंसर। जल्दी सेट पर बता दे वैल्यू। ए माइनस 2b का आंसर क्या बना? पहला वेक्टर कितना कितना आई कैप? आई कैप नहीं है, ये बहुत बढ़िया। वो आगे ठीक है, ठीक है, वो अगला बोल दो माइनस के 6 के, बहुत बढ़िया। अब सभी लोग c प्लस 3d वेक्टर बता दो कितना क्या है आई कैप? क्या है आई कैप? हाँ बिल्कुल आगे 9 j कैप, आगे बोल दो माइनस के 11 के कैप। हमसे क्या बोला गया? पोजीशन निकालनी है किसकी? a माइनस के 2b की, किस पर? c प्लस के 3d पर। ऐसे वेक्टर किन चीजों से मिलके बना होता है? ये वो नहीं है, ये मोर डायरेक्शन नहीं है, ये वेक्टर और डायरेक्शन है, ध्यान रखना। आगे चलो a प्लस a माइनस 2b यानी j माइनस के k कैप, उसके बाद में c यानी कि 11 i कैप प्लस के 9j माइनस के 11 k कैप अपॉन में इसकी डायरेक्शन लगाएंगे तो रूट 121 और 121 242 और 9 का 81, यानी कि पहली बात तो i की वैल्यू 0 इंटू 11 0, 1 इंटू 9 9 और माइनस 6 इंटू माइनस 11 माइनस प्लस के 66 अपॉन में कितना बैठेगा? 323। इसका रूट भी नहीं होता, यानी कि 75 अपॉन में रूट में 323, ये इसकी पोजीशन निकल गया। चलो भाई अगला सीखे समझो। पहले चैप्टर के मैप पे लेके चलता हूँ तो मैंने सुनो, तुमने सबसे ज़्यादा लंबे दिनों तक अभी तक जो कहानी पढ़ी है दैट इज इसका इंट्रो पढ़ा, मतलब वेक्टर मॉड डायरेक्शन से मिलके बना होता है। वहाँ तुमने इतिहास रच दिया पढ़ पढ़ के। यहाँ पे तुम स्केलर और मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हो, तुमने ऑपरेशन में प्लस सीखा, माइनस सीखा, मल्टीप्लाई में एक कड़ी पार करी है। अब तुम्हें ऐसी प्लस की एक स्पेशल कैटेगरी समझनी है, ठीक है। ऑब्वियसली हम थोड़ा सा अजीब गए, मतलब 1 3 फिर 2 बीच में पढ़ा था, फिर दोबारा 2 पे आए, उसका लॉजिक बहुत अच्छा है तो तुम अब समझ जाओगे। जो भी चीज़ें फ्लक्चुएट करी जाती है उनका कोई बहुत सॉलिड रीजन रहता है हमेशा, ध्यान से बात समझिए। हाँ भाई लिखेंगे सभी लोग एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर। अपने पास में किसी वेक्टर को जोड़ने के दो मेन तरीके होते हैं, लेकिन तरीके बात की बात है, जोड़ते ही क्यों है, मतलब क्या इस बात का, आखिर सेंस क्या बनाती है कहानी, वो समझना तुम सभी को ध्यान से। लेकिन उससे पहले बता दिया जाए कि वेक्टर को जोड़ने के दो तरीके कौन से होते हैं। एक तो होता है, दुनिया जानते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ये नहायत ही बकवास तरीका है, इसमें तुम कोई आंसर नहीं निकाल सकते, इससे बस तो पता चलेगा कि डायरेक्शन क्या होती है आखिरी। और अगला है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। और ये वाले तरीके क्यों बनाए गए मैं तो समझा देता हूँ। तो एक बात समझ में आई होगी कि वेक्टर में मल्टीप्लाई करने के दो टाइप के मल्टीप्लाई थे, एक तो मेथड था, दूसरा फॉर्मूला। मेथड कब लगता है? जब आई कैप जी कैप के कैप हो, और फॉर्मूला कब लगता है? जब न्यूमेरिक वेक्टर हो, मॉड ए मॉड बी पोस्ट, वैसे भी लग जाता है वैसे तो, वैसे इसमें भी है। देखो आई जे के को जोड़ना घटाना कितना आसान है, आई को आई से, जे को जे से और के को के से। मैंने एक दिन बताया भी नहीं तो फिर भी कर लिया। लेकिन अगर न्यूमेरिक वेक्टर हो तो उनको कैसे जोड़ोगे? पहले इस कहानी को समझ लें कि वेक्टरों को जोड़ने के लिए हमेशा तुम्हें किस चीज़ का ध्यान रखना है, हमेशा हेड टेल मेथड का यूज करेंगे। पहली बात तो हेड टेल मेथड यानी हेड से टेल जोड़नी है अगर तुम्हें उनका प्लस करना है तो। दूसरी काम की बात, पहली तो ये वाली बात हो गई। दूसरी काम की बात तुम्हें अगर वेक्टरों के बीच का एंगल फाइंड करना है, थीटा जानना चाहते हो कि वेक्टरों के बीच में कितने का एंगल है, वेक्टर्स के बीच का एंगल जानना चाहते हो, वेक्टर्स के बीच का एंगल जानना है, तो तुम्हें क्या करना है? हमेशा उनके टेल से टेल जोड़ना है, टेल से टेल। और अगर सम जानना चाहते हो तो हेड से टेल, इस तरह से जोड़ना है। इन दोनों बातों को तुम्हारे सामने रख के सेट किया जाएगा। बस तुम पहले इस बात को देख लो, क्योंकि दो कहानियां पढ़नी है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पढ़ना है तुम्हें लगभग 5 मिनट तक, और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन पढ़ना है तुम्हें लगभग 50 मिनट तक। ऐसा कुछ अंतर दोनों टॉपिकों के बीच में। लेकिन पहले कहानी समझ लेते हैं कि है क्या, हल्की हल्की समझ लेते हैं। देखो सुनो,
खेल वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से पहले का हुआ था कि ये कोई आदमी है, इसको इस जगह तक जाना है। जाने के लिए 2-3 काम कर सकता है। पहला तो साहब मैं ऐसे चला जाता हूँ, फिर मैं यूँ चला जाता हूँ। ये देर में पहुँचेगा कि जल्दी? देर में। जल्दी पहुँचने का सही तरीका क्या है? इसके इस रास्ते की बजाय एक रास्ता ये हो जाए तो बढ़िया है, तो जल्दी पहुँचेगा। तो अपने पास में 2 रूट होगा। पहला रूट तो इधर से रूट 1 और ये वाला कौन सा हो गया? रूट 2। तो रूट 2 जो निकल के आया, दूसरा रास्ता निकल के आया, वो दोनों रास्तों का एक शॉर्टेस्ट पाथ है। तो 2 रास्तों की जगह पर जब एक रास्ता निकल के आता है तो वेक्टर एडिशन है, मतलब दोनों की जगह पे एक शॉर्टकट ले लो, वो वेक्टर एडिशन है। अब बात ये कि जो वेक्टर एडिशन बना, मतलब 2 की जगह पे एक रास्ता लेते हैं, वो कौन सी शेप क्रिएट करता है? ट्रायंगल। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। मतलब ये कि भाई तू देख 4 मीटर और 5 मीटर जाने की बजाय तू यहाँ से सीधा निकल जाए तो कितना पड़ेगा? ये 7 मीटर। इस बात का क्या मतलब हुआ कि आदमी को हमने बोला कि देख भाई 4 और 5 9 मीटर जाएगा तब भी वहीं पहुंचेगा। इससे बढ़िया तो 9 की जगह 7 मीटर चल तो भी वहीं पहुंचेगा। आदमी शॉक हो जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है? 9 मीटर दूर है वो, मैं 7 मीटर में कैसे पहुंच जाऊंगा? तो उसको बताओगे शॉर्टेस्ट पाथ कवर कर, ये वाला यहाँ से वहाँ जा, इस रास्ते जा, 7 मीटर पहुंचेगा। तो वेक्टर को जोड़ना एक्चुअली में क्या चीज़ है? किसी आदमी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जल्द से जल्द पहुंचाना, इसको वेक्टर एडिशन। इस बात को पहले ध्यान रखें। और ये वाली कहानी बहुत सही से तुम्हारे दिमाग में तब जाएगी जब मैं इस टॉपिक का प्रॉपर नाम लिख के एंट्री करवाऊंगा कि व्हाट इज ट्रायंगल ऑफ एडिशन। ध्यान से देखो, सबसे पहले तुम लोग देखोगे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, इसका बस एक ही मेन काम है, ड्राइंग करवाना। ये बस ड्राइंग करवाता है और कुछ खास नहीं। देखो अपने पास में ये एक ए पॉइंट है, ये वाला बी पॉइंट है और ये वाला कोई सी पॉइंट है। तो कोई आदमी कहां से कहां गया? पहले कहां से कहां गया? ए से बी, उसको लिखेंगे ए बी वेक्टर। फिर कहां से कहां गया? बी से सी, उसको लिखेंगे बी सी वेक्टर। तो ए से बी और बी से सी जाने में वो फाइनल कहां से कहां गया? वो किस जगह से किस जगह तक पहुंचा? वो फाइनली पहुंचेगा ए से सी। तो तुम लोग उस आदमी को कहना चाहते थे भाई ए से बी और बी से सी चलकर सी पॉइंट तक पहुंचता है, इससे बढ़िया तो सीधे कहां से कहां चल ले? ए से सी, ये वाला डिस्टेंस कवर कर तो अपने आप उस जगह पे पहुंचेगा जहां पे तुझे पहुंचना था। ए से बी और बी से सी की बजाय ए से सी चल, दिस इज कॉल्ड वेक्टर एडिशन। मतलब उसको शॉर्टकट देना है, इसको वेक्टर एडिशन, बस खत्म। अब बात इसमें कमी क्या है? इसमें कमी है कि अगर मैं तुम बता दूं कि भाई ये वाला 10 मीटर है, ये वाला 8 मीटर है, तो ये वाला कितना होगा वो तुम नहीं निकाल सकते। और इस कमी को किसने पूरा किया था? पहले लोग नाम लॉ ऑफ एडिशन। उसने बताया था कि अगर ये 10 है, ये वाला 8 है, तो ये वाला 5 होगा, ये 15 की 25 की 45। ये बात उसने बताई थी। इसने तो बस ये बताया था कि अगर ऐसे जाते तो ये शॉर्टकट होगा, पर कितना होगा वो भी तो बता देना आपके। वो नहीं बताता ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन बस तीर देता है कि यहाँ जाना है, कितना पेट्रोल भर के जाना है वो नहीं बताता, बस जाना है। बस वो दिशा दे देगा, कितनी दूर है, कहाँ है, पता नहीं। अब इस बात को थोड़ा सा और मॉडिफाई करो एक बात ध्यान से। एक बात तो ये रही, लेकिन दूसरी बात इसी के अंदर मैंने तुम्हारे सामने ये बना दिया, ये ए बी ये सी। आदमी कहाँ से कहाँ गया? ए से बी, बी से सी। और मैंने अगर ऐसे लिख दिया सी से ए, तो लौट कर कहाँ पे आ गया? अपनी जगह पर। तो इन तीनों वेक्टरों का सम कितना बैठेगा? 0। अगर कोई आदमी घूमकर अपनी जगह पर आ गया तो उसको वैसे लिखेंगे ए बी प्लस बी सी। ए से बी गया, बी से सी गया और सी से ए गया, तो वो क्या बन जाएगा कुल मिला के? 0। सब यहाँ पे 0 क्यों नहीं है? घूमा थोड़ी है। ए से बी और बी से सी शॉर्टकट है। इसको 0 कब बनाओगे? तुम जब इस एरो को पलट के उल्टा लगा दोगे। अब मैं तुम्हें इसी कड़ी में एक बात और सिखाता हूँ, वो ध्यान से सुनना। ट्रायंगल ऑफ एडिशन को थोड़ा लाइटली लेना दिमाग में, ना मैं अपने आप ही लाइटली कह दूंगा, छोड़ो मत पढ़ो। ध्यान से बात सुनो। ए बी प्लस बी सी, ए से बी है, बी से सी और सी से ए, और ए यानी अपनी जगह पे लौट के आ गया। कोई भी वेक्टर अपनी जगह पे लौट के आ जाएगा तो तीनों का प्लस क्या माना जाएगा? 0। अब इसी कहानी को पलट देता हूँ मैं। अगर मैंने सी ए की जगह पे ए सी लिख दिया तो भी आंसर 0 हो सकता है एक कंडीशन में। मुझे आगे क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। भाई वेक्टर को पलटते तो बस क्या बदलता है उनकी
डायरेक्शन बदलती है। तुम दोबारा देखना, तुम इसको भी किसी को पलट सकते हो। तुम्हारा मन है ए बी, अगर मैं लिख दूंगा माइनस के सी बी तो प्लस में सी इक्वल टू अब भी क्या रह जाएगा 0। अगर मेरे मन में आता है तो मैं ए बी को नेगेटिव कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इसको ए बी की जगह पे माइनस के बी ए और बाकी रह जाएगा बी सी प्लस के सी ए प्लस के और इक्वल टू में 0। अगर मेरे दिमाग में आया कि नहीं मैं ऐसे कहना चाहता हूँ, देखो ए बी सेम रख, बी सी को पलट दे माइनस के सी बी और ए सी को पलट दे तो माइनस के सी ए की जगह ए सी और इक्वल टू में 0। कुल मिला के मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ समझो, ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू में सी ए इक्वल टू में ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है, ये तीनों चारों सेम है। ये शक्लें सेम नहीं है, सब दिखते अलग अलग हैं और ये सब कुछ सेम है। तो वेक्टर को ऐसे रोटेट करवा सकते हो, मगर हमने किसी वेक्टर को अलग अलग लिख दिया तो वो सही बैठेगा आंसर। अब मैं तुम्हें बहुत सिंपल सवाल दूंगा, वो सवाल ध्यान से सभी लोग देखना। अपने पास में ये कुछ शेप है ए बी सी डी, कोई आदमी अगर ए से बी गया, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए लौट कर आ गया तो सम कितना बैठेगा 0। तुम्हें ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। मैं 4 ऑप्शन देता हूँ, तुम बस ये बताने में से कौन सा ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ए वेक्टर इक्वल टू में 0। दूसरा ए बी वेक्टर ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस के डी सी वेक्टर प्लस के डी ए वेक्टर इक्वल टू में 0। तुम बस ये बताना कि कौन सा ऑप्शन गलत है। ए बी वेक्टर माइनस के सी बी वेक्टर माइनस के डी सी वेक्टर माइनस के डी ए वेक्टर इक्वल टू 0। उसके बाद में अगला ए बी वेक्टर प्लस के बी सी वेक्टर प्लस के डी ए वेक्टर और माइनस के सी डी वेक्टर इक्वल टू 0। कौन सा गलत है? आराम से, पहला गलत है कि सही है? पहला तो बिल्कुल सही है साहब, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, इस सबका सब 0 बैठेगा, एकदम बढ़िया। तो डी ए प्लस का होना चाहिए, डी ए प्लस का लिखा है तो ठीक है, अगर माइनस का लिखेंगे तो उसको डी ए नहीं लिखेंगे, फिर उसको ए डी लिखना चाहिए। सी डी प्लस का है तो ठीक है, लेकिन अगर सी डी को तुमने माइनस का लिखा तो उसको सी डी मत लिखना, ये तो ठीक ही लिखा है। अगर तुम पलट के लिखोगे तो माइनस का लिखो, अगर तुम पलट के नहीं लिख रहे हो तो सेम रहने दो। अच्छा, अगर बी सी प्लस का तो ठीक है, अगर तुमने प्लस की जगह माइनस लगाया तो बी सी की जगह पे सी भी लगा देते। अगर तुम साइन पलटोगे तो नंबर ही पलट देना, ये ठीक है। डी सी जगह पे माइनस लगाया, ये भी ठीक है, पर ए डी की जगह पे तुमने मतलब डी ए की जगह पे डी ए ही लिखा और प्लस की जगह माइनस लगा दिया, तो ये गलत है। अगर तुम माइनस लगाना चाहते हो तो डी ए को डी ए मत लिखो, डी ए को ए डी लिखो। और नीचे वाला भी गलत है, ए बी को ए बी रखा ठीक है, बी सी को बी सी रखा प्लस में ठीक है, सी डी को सी डी रख रहे हो लेकिन नेगेटिव दे रहे हो। अगर नेगेटिव देना है तो उसको नेगेटिव देने के साथ साथ सी डी मत लिखो, डी सी लिखो। अगर तुम लेटरों को पलट रहे हो तो साइन भी पलटो, अगर लेटर नहीं पलटो साइन मत पलटो, सीधी बात बस इतनी सी है। और डी ए तो अपने आप में सही लिखा इक्वल टू में 0। एक काउंट है जो तुम्हें ये पूरी कहानी सिखाती है, वो ये ए बी प्लस बी सी प्लस डी ए हम बाद में भी ले सकते हैं, कुल मिला के सम कितना बैठेगा 0 बैठेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर तुम लेटर को पलटोगे तो साइन पलटो, अगर तुमने लेटर पलट दिया साइन नहीं पलटा तो गलत है, अगर तुमने साइन पलट दिया लेटर नहीं पलटा तो भी गलत है। दोनों चीजों को चेंज करो तो ठीक है, वरना कहानी खराब हो जाती है। ट्रायंगल ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग वो बस तुम्हें एक छोटा सा रास्ता बता देता है कि सब ए से बी और बी से सी मत जाओ, सीधे उसे चले जाना, और वो एक चीज नहीं बता पाता कितना जाना है। इस कितने जाने को दूर कौन करेगा? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, और उसमें सीधे सीधे फॉर्मूला क्रिएट होके आता है। सभी लोग फॉर्मूला समझेंगे। अपने पास में दूसरा पॉइंट है सी के अंदर, दैट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। और इसके अंदर 2 मेन बातें हैं, एक तो सबसे पहले डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, ठीक है, और दूसरा कि फॉर्मूला है क्या। तो सबसे पहले तुम लोग दूसरा देखो, डेरिवेशन करने का मजा तभी आता है जब तुम्हें पता हो कि करना क्यों है।
अपने पास में किन्हीं भी दो वेक्टरों को जोड़ने का सबसे सही फॉर्मूला ये है, अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये दो वेक्टरों को जोड़ने का सबसे बेहतरीन फॉर्मूला है। लेकिन नीड क्यों पड़ रही है वो सभी लोग ध्यान से जान जाएंगे एक बार में आर और पार। जैसे कि तुमसे बोला गया था 4 पंजे 20, तो छोटा बालक नहीं मानेगा। अगर मैं उसको 10 बोल दूं, मैं उसको बोलूं कि दोनों के बीच का एंगल 1/2 60 है, 1/2 बैठ गया 10 आएगा आंसर, नहीं मानेगा। ये एंगल कहाँ से घुस गया जी मल्टीप्लाई में। चुपचाप निकल जाओ वहां से, क्या मूड मारूं उससे, कह दो मैं ही घुमा दूं, तू तुझसे ज्यादा नहीं, क्या मूड मारूं इसमें क्या बताइए। अब वैसे तुम ध्यान से इसको देखना है। अपने पास में ये एक वेक्टर है, इसकी लंबाई है 12 मीटर, इसकी लंबाई है 5 मीटर, तो इसका प्लस कितना होगा, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट। दो वेक्टरों का प्लस 12 और 5 का प्लस कितना होगा, 17 नहीं होगा। वो डिपेंड करेगा कि उनके बीच का एंगल कितना है। जैसे मल्टीप्लाई डिपेंड करता है एंगल पे, वैसे प्लस भी डिपेंड करता है वेक्टरों में एंगल पे, कि 12 और 5 हमेशा 17 नहीं होता। तुम सब प्लस निकाल के दिखाओ, उसका रिजल्टेंट निकाल के दिखाओ। निकाल भाई फॉर्मूला, अंडर रूट पहले वेक्टर का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 प्लस के 2 इंटू में a इंटू में b इंटू में cos कितना 90, इनके बीच का एंगल 90 दोनों वेक्टरों के बीच का। अगर एंगल 90 है तो cos 90 होती, सारी कहानी खत्म हो जाती। यानी कि r इक्वल टू में 169 और उसका आंसर क्या निकल के आएगा 13। यानी कि 12 मीटर और 5 मीटर चलने की बजाय तुम इस जगह पे पहुंचना ही चाहता तो सीधे कितना चलना 13 मीटर चल। अगर तुम मानने को तैयार हो कि 12 और 5 17 नहीं आता, तो पता है कि 12 और 5 13 बन जाएगा। अगर ध्यान से देखें तो सीधे सीधे 13 मीटर चलेंगे तो भी वहीं पहुंचेंगे जहाँ पे 12 और 5 चल के जाएंगे। बढ़िया क्या चलना फिर 13 मीटर। तुम मानने को तैयार होगी, तुम जानते हो इस कहानी को। अब दोबारा बताना, अपने पास में ये वाला 12 मीटर है और ये वाला 5 मीटर है। अब बताओ 12 और 5 का प्लस कितना होगा, फॉर्मूले पुट करके निकालो। इस बार ए और बी के बीच का एंगल कितना है, सीधो दोनों सेम है, कोई एंगल लेंगे, सॉल्व करो, पूरा निकालो। चलो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। बन गया। आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर 144 5 का स्क्वायर 25 और 2 इंटू में प्लस प्लस 2 इंटू में ए इंटू में बी इंटू में cos कितना 0। cos 0 कितना होता है जी 1। अगर 1 होगा तो सीधी सीधी कहानी है कि 144 प्लस 25 और प्लस में कितना बैठ रहा है ये 120 और जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा अंडर रूट में 289 का रूट कितना 70 बैठा ना अपना बेटा। मैं थोड़ी याद करके आया था कि 12 और 5 70 बैठेगा। 12 और 5 13 भी आ सकता है, 12 और 5 70 भी आ सकता है और 12 और 5 ये भी आ सकता है। अगर मैं ऐसे कर दूं भैया ये वाला 12 मीटर और ये वाला तेरा 5 मीटर है, उल्टा है, तो अब बता, मतलब ऐसे करके ये वाला 12 मीटर है ये वाला 5 मीटर है, तो अब कितना होगा फॉर्मूले से निकालेंगे। एंगल कितने का है 180 का। अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो r इक्वल टू अंडर रूट 12 का 144 5 का स्क्वायर 25 प्लस के 2 इंटू में a इंटू में b इंटू में cos कितना 180। अगर बहुत आराम से सॉल्व किया जाए तो अपने पास में अंडर रूट में 144 प्लस के 25 और माइनस के 12 पंजे 60 और ये सब 120। तो तुम खुद देखना 144 में से 120 गए तो 24 और 24 और 25 49 का रूट 7 अंश 7 निकला। मतलब 12 और 5 का जुड़ना इस बात पर डिपेंड करेगा उनके बीच में एंगल कितना। दोबारा से अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि भैया देख ये वाला 12 मीटर है और ये वाला जो है ना ये वाला 5 मीटर है, इनके बीच का एंगल कितना है 60 है। अब बता इनका प्लस कितना होगा। तो मैंने 5 को यहाँ बना के लिख दिया, ये 5 है। मैं पूछता हूँ कि 12 और 5 का प्लस कितना होगा ये बताओ। दोबारा देखना आंसर। अंडर रूट
144 25 2 इंटू में a इंटू में b इंटू में cos 60 यानी कि 1/2 से 2 काटा 12 पंजे 60, ये वाला 169 और प्लस के 60 और जोड़ेंगे तो कितना आएगा 229। तो बता 225 किसका रूट होता है? 225 का रूट कितना होता है 15। तो इसका रूट कुछ 15 से एक आध कदम आगे लगा देता हूँ, 15.2 लिख दिया। तो इस बार 12 और 5 को जोड़ कितना आया 15। 12 और 5 को जोड़ के मैक्सिमम कितना आ सकता है 17, मिनिमम कितना आ सकता है 7। तो बाकी आंसर 7 से 17 के बीच में चलेंगे, डिपेंड करेगा किस चीज पे, यानी कि प्लस फिक्स नहीं है, प्लस कुछ भी हो सकता है। इस बात पे डिपेंड करेगा कि उन दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल कितना है। और ये फॉर्मूला क्या जो प्लस निकालता है a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा। लेकिन फॉर्मूला डिराइव कहां से होता है? यहाँ से। डेरिवेशन तुम कल सीखोगे, बस अब तुम थोड़ा रिवाइज रखना क्योंकि कंसेप्ट बहुत आने वाले हैं, सवाल थोड़े से कम होंगे इस संख्या में आज के बाद से, इस वजह से। ठीक है, निकल करते हैं।